हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में। आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के उन अहम तथ्यों को डिकोड करेंगे जो अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन सच कहूं तो इन्हें समझना हमारे अपने फ्यूचर और इस प्लैनेट के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझेंगे, फिर दुनिया और भारत के हॉटस्पॉट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे, कंजर्वेशन की बात करेंगे और आखिर में इकोसिस्टम के कुछ क्विक फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर इस टर्म का असली मतलब क्या है? तो जब हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी एक इकोसिस्टम में एक साथ रहने वाले अनगिनत पेड़ पौधों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होती है ना, बस वही बायोडाइवर्सिटी है। मतलब एक विशाल बरगद के पेड़ से लेकर एक छोटे से बैक्टीरिया तक, जब ये सब एक ही जगह पर मिलजुल कर रहते हैं तो वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। यही वो चीज़ है जो हमारी धरती को इतना मैजिकल बनाती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1985 में वॉल्टर जी रोजन ने ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था, यानी इसे कॉइन किया था। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है एडवर्ड ओ विल्सन को, जिन्होंने 1988 में इसे साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच मशहूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, दुनिया और भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देखते हैं कि ये सब सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। अब जरा सोचिए, धरती पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब है इक्वेटर पर, यानी 0 डिग्री लाइन पर। और इसका रीजन बहुत ही लॉजिकल है। इस इलाके में रोजाना तेज बारिश होती है और फिर कड़कती धूप निकलती है, और ये कॉम्बिनेशन ना किसी भी लाइफ फॉर्म के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और इसी बेहतरीन क्लाइमेट का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी रीजन है। आपने शायद सुना ही होगा, इसे लंग्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सच में लाइफ की कोई कमी नहीं है। यहाँ हजारों तरह के पौधे और लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ 4 मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये हैं हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। ये वो खास इलाके हैं जहां आपको इंडिया की सबसे शानदार और यूनिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। चलिए इंडिया के बारे में थोड़ा और डीप में जाते हैं। अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, तो वो है केरल की साइलेंट वैली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे पास वेस्ट बंगाल का सुंदरबन भी है, जो पूरी दुनिया में अपने घने मैंग्रोव जंगलों और शानदार रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। दोनों ही अपने आप में एकदम कमाल हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एनवायरनमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं आपको इन डेट्स को याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 बहुत ही क्रूशल एनवायरमेंटल डेज ना ठीक एक महीने के गैप पर आते हैं। देखिए, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और फिर 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। है ना एकदम आसान? इन डेट्स के अलावा एक साल जो आपको जरूर याद रखना चाहिए वो है 2002। यही वो साल है जब हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया था। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, कंजर्वेशन और नेशनल पार्क्स। चलिए देखते हैं कि इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। जब हम कंजर्वेशन यानी संरक्षण की बात करते हैं तो IUCN का नाम सबसे ऊपर आता है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये काम क्या करते हैं? ये पब्लिश करते हैं रेड डेटा बुक। इस बुक के जो पिंक पेजेस होते हैं ना, उन पर उन प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक तरह से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। एनवायरमेंटल स्टडीज में अक्सर लोग 2 वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फ्लोरा और फौना। तो इसे ऐसे याद रखिए, फ्लोरा का सीधा सा मतलब है किसी जगह के पेड़ पौधे यानी प्लांट स्पीशीज, और फौना का मतलब है वहां के जीव जंतु यानी एनिमल स्पीशीज। बहुत ही सिंपल है। भारत में कंजर्वेशन की जर्नी को देखें तो 3 माइलस्टोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, और तीसरा जो शायद आपने जरूर सुना होगा, 1970 के दशक का चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड में लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। वो वाकई एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग मूवमेंट था।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5 पर, इकोसिस्टम क्विक फैक्ट्स। तो चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? बिल्कुल सही। इसका इकलौता और सबसे सटीक जवाब है सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। चाहे वो पेड़ पौधे हों या बड़े बड़े जानवर, हमारी पूरी फूड चेन की शुरुआत इसी सनलाइट से ही होती है। एनर्जी के बाद अब बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना है? तो इसका जवाब है पूरे 78%। जी हाँ, हमारा वायुमंडल 78% नाइट्रोजन से बना है, जो कि ऑक्सीजन के 21% से बहुत बहुत ज्यादा है। अब इस रैपिड फायर को खत्म करते हैं दो बहुत ही क्रिटिकल एनवायरमेंटल अवेयरनेस डेज के साथ। ये ग्लोबल लेवल पर कब मनाए जाते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, और वर्ल्ड ओजोन डे जो हमें हमारी ओजोन लेयर की अहमियत याद दिलाता है, वो आता है 16 सितंबर को। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर। अब इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब यही बायोडाइवर्सिटी हमारी पृथ्वी की हेल्थ डिसाइड करती है, तो इन नाजुक इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इससे पहले कि और भी जानवर और पौधे उस रेड डेटा बुक के पिंक पेजेस का हिस्सा बन जाएं, हमें आज और अभी क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।